बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम राजनीतिक विज्ञान का पाठ नंबर 9 वैश्वीकरण पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, आज इसके बारे में हम समझेंगे। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन प्रवाह, फ्लो, प्रवाह, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, विश्व के एक भाग के विचारों का दूसरे भाग में पहुंचना, पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का कई कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आवाजाही। इन सबको क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव जो ऐसे प्रभावों की निरंतरता में पैदा हुआ है और कायम भी। तो आज हम समझते हैं संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले 3 साधन कौन से हैं। टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कार हैं। की उन्नति का प्रभाव जिन 4 क्षेत्रों पर पड़ा वो पहला है विचारों का प्रवाह, दूसरा है पूंजी का प्रवाह, तीसरा है वस्तुओं का और चौथा है लोगों के विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की सरलता। बहुराष्ट्रीय निगम किसे कहते हैं? वह कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में एक साथ अपनी आर्थिक गतिविधियां चलाती हैं। आर्थिक गतिविधियां मतलब पैसों का लेन देन, पूंजी निवेश, उत्पादन, वितरण और व्यापार। ये सब किस में आते हैं? बहुराष्ट्रीय निगम में आते हैं। वैश्वीकरण का राज्य के स्वरूप या चरित्र का पर एक प्रभावशाली या महत्वपूर्ण प्रभाव कब पड़ता है? जब राज्य कल्याणकारी नहीं रहते हैं, बल्कि वे अब बाजार आधारित आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के संबंध में होते हैं। वैश्वीकरण एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। वैश्वीकरण या विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है? विश्वव्यापी या पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ है विश्व के विभिन्न भाग परस्पर एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए हों। संचार संसाधन के विकास के साथ यह भावना और अधिक तीव्र हुई हो। निसंदेह टेलीग्राफ, टेलीफोन और इंटरनेट के नवीनतम आविष्कार से भागों में विभिन्न क्षेत्रों में संचार की क्रांति आ गई हो। छपाई, मुद्रण ने भी विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को परस्पर जोड़ दिया है। इसे कहते हैं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। जो भी हो, संचार साधनों को तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो ऐसी बात नहीं है। यहाँ जरूरी बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा। जैसे हो गया बर्ड फ्लू अथवा सुनामी। किसी एक राष्ट्र की हदों में सिमटे नहीं रहते। ये घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ नहीं मानती। ठीक इसी प्रकार आर्थिक घटनाएं होती हैं जो उनका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्रीय परिवेश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व भर में महसूस किया जा सकता है। इसके घटक हैं विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही। ये सब वैश्वीकरण के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? पहला है प्राय जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है, उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होता है, जबकि कुछ
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। ये प्रवाह कौन कौन से होते हैं? वस्तुओं, पूंजी, जनता अथवा विचारों का प्रवाह। सेकंड परिणाम ये हो सकता है, वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा होता है। अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध हैं तो कहीं ज़्यादा। व्यावहारिक धरातल पर अर्थ यह है कि धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में जहां उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा। तो हमारा देश क्या है? विकासशील है, अभी विकसित नहीं हुआ है। वैश्वीकरण के चलते अब विचारों के सामने राष्ट्र में सीमाओं की बाधा नहीं रही, उनका प्रवाह आबाद हो उठा। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है। तीसरा है, जो भी हो, वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है। विकसित देश अपनी वीजा नीति के द्वारा अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अभेद बनाए रखते हैं, ताकि दूसरे देश के नागरिक विकसित देशों में आकर कहीं उनके नागरिकों के नौकरी धंधे ना हथिया लें। चौथा है, वैश्वीकरण के परिणामों में सोचते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह एक समान नीति अपना लेने का मतलब यह नहीं होता कि हर जगह परिणाम भी समान आएंगे। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्से में सरकार ने एक ही आर्थिक नीतियों को अपनाया है, लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इसके परिणाम बहुत अलग अलग होते हैं। पांचवा है, सामाजिक न्याय के पक्षधर इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ सांस्थानिक उपाय किए जाने चाहिए, ना कि समाज सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। दुनिया के अनेक आंदोलनों की मान्यता यह है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात अव्यावहारिक है और इतना भी उपाय प्राप्त नहीं होगा जैसे कि आंदोलनों के बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने की आवाज़ लगाई है, क्योंकि इसमें गरीब देश आर्थिक रूप से भी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। खासकर इन देशों के गरीब लोग एकदम बदहाल हो जाएंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। छठा है, आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के समर्थकों का तर्क यह है कि इसमें समृद्धि बढ़ती है। खुलेपन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी ही खुशहाली बढ़ती है। व्यापार की बढ़ती से हर देश को अपना बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है। इसमें पूरी दुनिया को फायदा होगा। इन लोगों का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है अथवा इतिहास की धारा को अवरुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। वैश्वीकरण पर भारत का प्रभाव। वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? 1991 के अंतर्गत वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर बाधाएं हटाई गई।
इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे। यह कहना जल्दबाजी होगा कि भारत के लिए यह सब कितना अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं, बल्कि इस बात को सुनिश्चित करती है कि आर्थिक बढ़ाव के फायदे सबका साझा हो, ताकि हर कोई खुशहाल बने। क्या निष्कर्ष निकलता है? भारत में भी वैश्वीकरण के प्रभाव ठीक नहीं रहे। गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बढ़ी है। आर्थिक असमानता दिखाई पड़ती थी, जैसे महंगाई, बेरोजगारी। ये सब वैश्वीकरण के कारण हुआ। जो गरीब व्यक्ति थे वो गरीब रह गए और अमीर व्यक्ति और अमीर होते चले गए। तो बच्चों, हमने वैश्वीकरण के बारे में पढ़ा। वैश्वीकरण की परिभाषा क्या होती है? प्रवाह, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज को पहुंचाना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता, सांस्कृतिक विभिन्नता के इन सब में कैसे अंतर कर सकते हैं? सांस्कृतिक समरूपता एक नई और समान संस्कृति के को जन्म देती है, जबकि सांस्कृतिक विभिन्नीकरण प्रत्येक संस्कृति को अधिक विलग या विशिष्ट बनाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपको पता होगा न्यूयॉर्क अमेरिका में है। वैश्वीकरण के दो उदाहरण कौन कौन से दिए जा सकते हैं? पहला उदाहरण दे सकते हैं, वैश्वीकरण के कारण हमारे पारस्परिक पेय, रस्सी, शिकंजी इत्यादि का स्थान कोको और पेप्सी ने ले लिया। सेकंड है, खान पान की हमारी पारस्परिक आदतें, चपाती, चावल इत्यादि खाने पर पिज़्ज़ा, बर्गर और पैटीज ने कब्जा कर लिया। थर्ड है, चाउमीन, नूडल्स, पास्ता इत्यादि हमारे खाने पीने की आदतों में बदलाव के उदाहरण हैं। मतलब भोजन का भी वैश्वीकरण हो गया है। और ये बताइए, WSF क्या है? WSF का अर्थ क्या होता है? WSF एक नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक विश्वव्यापी मंच है। WSF ने ही वैश्वीकरण का विरोध किया था। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? सकल मतलब होता है घरेलू उत्पाद या विदेशों से प्राप्त कुल आय मिलकर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अपने देश के अंदर और विदेश से कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी मात्रा में पैसा कमाया गया, वो दोनों को मिलाकर राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। सांस्कृतिक समरूपता के बारे में पढ़ते हैं। सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है, लेकिन सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ नहीं लगाना चाहिए। विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है। नीली जीन्स के ऊपर खादी का कुर्ता पहनना अब अमेरिकियों को देखना संभव है। ये संस्कृति के अंतर्गत आता है। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं? वैश्वीकरण के आलोचकों का मत है कि वह विश्वव्यापी पूंजीवादी की एक विशेष अवस्था है, जो अमीरों को और ज़्यादा अमीर तथा गरीबों को और ज़्यादा गरीब बनाती है। सेकंड है, वैश्वीकरण सांस्कृतिक मूल्यों के लिए हानिकारक है। इससे हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य है वो कम हो रहा है। इसके चलते लोग अपने पुराने जीवन मूल्यों और जीवन शैली के मानकों से हाथ धो बैठेंगे। बच्चों, भूमंडलीकरण क्या होता है? भूमंडलीकरण की किन्हीं दो आलोचनाओं पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आ चुका है CBSE सैंपल पेपर में कई बार।
तो भूमंडलीकरण की आलोचना मीन्स होता है बुराई, गला काट, प्रतिस्पर्धा का सृजक और घरेलू उद्योगों का विनाशक भी कहा जाता है। शिव त्रिशूल की तरह त्रिपुरीय नई आर्थिक नीति को भारत सरकार ने वर्ष 1990 के दशक में अपनाया था। इसने 1960 के दशक में घात लगाकर बैठे हुए बहुराष्ट्रीय निगमों जैसे कि MNCs के लिए अभिनंदन द्वार खोलकर ग्राहक काट प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न कर दी। ये कंपनियां अत्यधिक समृद्ध थी और उत्पादन के तरीके अति जटिल होने तथा उत्पाद के विभेदीकरण और विश्वव्याप्त होने के कारण इन्होंने भारत में अपनी उत्पाद इकाइयां खोल दी। ये कंपनियां भारत की घरेलू कंपनियों और विनिर्माताओं की तुलना में अत्यधिक सस्ती दर पर तैयार माल और उत्पादों को बेचने लगी। भारत सरकार ने भी इन्हें विशेष रियायतें देनी शुरू कर दी थी। सरकार की इस उदारता ने छोटे घरेलू उद्योगों को उत्पादन को बंद करने की स्थिति में पहुंचा दिया। बेरोजगारी की समस्या में बढ़ोतरी बेरोजगारी में बढ़ोतरी कैसे हो रही है? बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां थी वो अंधभक्ति रखने वाले परंतु राष्ट्र हित के प्रतिकूल सरकारी नीतियों के केवल चंद धनी उद्योगपतियों और व्यापारिक घरानों को छोड़ के देश के अन्य सभी उद्यमियों, कामगारों और श्रमिकों को बेरोजगार की अंधी खाई में धक्का दे दिया गया था। बेरोजगारी पिछले 15 वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है। हम इस बात को भी जानते हैं कि मृदा अपरदन, भू अपकर्ष, रेगिस्तान के विस्तार होने जैसे कारणों से भी भूमि की उत्पादकता में कमी आई हुई है। भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग क्या है? बेरोजगार है। अल्पकालिक रोजगार, न्यून रोजगार और अल्प बेरोजगारी जैसी दशाओं को झेल रहा है। किसानों को बलपूर्वक निर्वासित करके उनकी कृषि भूमि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देने की घटनाएं, जैसे कि पश्चिम बंगाल के सिंगूर की घटना या महाराष्ट्र के विदर्भ जिले की घटना ले लो तुम। समाचार पत्रों द्वारा आए नए प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही किसानों की आत्महत्या करने या मानसिक पीड़ा जैसी घटनाएं भी भूमंडलीकरण के कारण हो सकते हैं। श्रम कानून निजीकरण नीति के अधीन पूरी तरह ढीले छोड़ दिए गए हैं। BPO क्षेत्र, कॉल सेंटर सहित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों को श्रम प्रताड़ित कर रही हैं। विदेशी कंपनियां और देश के चंद ऊंचे कारोबारी अपने निर्माता से उनके श्रम का शोषण कर रहे हैं। यह निजीकरण, भूमंडलीकरण और उदारीकरण का चमत्कार नहीं तो क्या हो सकता है? सबका उदाहरण इसी में है। निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण। तो आप क्या पढ़ रहे थे? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है? प्रवाह, किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना वैश्वीकरण हो सकता है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण सत्ता राष्ट्र राज्यों के स्थान पर वैश्विक उपभोक्ताओं के साथ रिश्ता निभाना या उनसे हाथ में आ जाना वैश्वीकरण का ही दूसरा रूप है। वैश्वीकरण कारण सत्ता राष्ट्र राज्य के स्थान पर वैश्विक उपभोक्ता के हाथ में आ गई है। इसका अर्थ यह है वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। सबसे सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य को क्षमता यानी सरकारों को जो भी करना है उसे करने की ताकत में कमी आती जाती है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा यह पुरानी पड़ गई है। उसकी
जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। सेकंड हो सकता है, राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, और इस तरह से राज्य ने अपने को पहले के कई लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया है, जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता है। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को प्रमुख निर्धारक माना गया है। विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बढ़ी हुई है। इससे सरकार ने अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आई। वैश्वीकरण की 4 मुख्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं? पहली विशेषता है, वैश्वीकरण क्या होता है, उसका प्रक्रम क्या है, जिससे हम अपने निर्णयों को दुनिया के एक क्षेत्र से क्रियान्वित करते हैं, जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों और समुदायों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अवधारणा यह भी है कि वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। प्रवाह कई प्रकार से हो सकते हैं। विश्व के एक भाग के विचारों को दूसरे भाग में पहुंचाना, पूंजी का एक ज़्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का कई कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आवाजाही। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जो ऐसे प्रवाह की निरंतरता से पैदा हुए हैं और कायम भी हैं। सेकंड है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ यह होता है कि विश्व के विभिन्न भाग परस्पर एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए हैं। संचार संसाधनों के विकास के साथ यह भावना और आर्थिक तीव्र हुई है, जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के आविष्कार विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति ला दी है। किसकी क्रांति ला दी है? संचार। छपाई, मुद्रण ने भी विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को परस्पर जोड़ दिया गया है या जोड़ा है। जो भी हो, संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया है। ऐसी बात नहीं है कि ये भी जरूरी नहीं कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा। जैसे हो गया बर्ड फ्लू या सुनामी। किसी एक राष्ट्र की हदों में सिमटे नहीं रह सकते। ये घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं को जोड़ नहीं मानती। थर्ड है, नव उपनिवेशवाद। परंपरागत उपनिवेशवाद का एक नया रूप है। इसके अंतर्गत एक समृद्ध और शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर सीधे आर्थिक शोषण करने की बजाय उसका अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करती हो। एक समृद्ध और शक्तिशाली देश आर्थिक सहायता देकर एक कमजोर देश की नीतियां तथा उस देश में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण करता हो तथा उन नीतियों या गतिविधियों को अपने लाभ की ओर प्रभावकारी बनाता हो। चौथा है, वैश्वीकरण राष्ट्रेतर कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है। वे कंपनियां जो राष्ट्र की सीमाओं से बाहर भी कार्य करती हैं, उन्हें राष्ट्रेतर कंपनियां कहा जाता है। ऐसे राष्ट्रेतर कंपनियां
20वीं शताब्दी से पहले भी थी, परंतु उनका 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और भी प्रभाव बढ़ गया। राष्ट्रोत्तर कंपनियां पूंजी की दृष्टि से काफ़ी धन की स्वामी थी तथा उनकी उत्पादन क्षमता भी बहुत अधिक होती थी। ऐसी कंपनियां अन्य देशों में उन देशों को या कच्चे माल को अपने कारखाने में माल बनवाती हैं, उसके बाद बने माल को अधिक दामों पर बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाती हैं। राष्ट्रेतर कंपनियां विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को बड़े ही प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करती है। राष्ट्रेतर कंपनियां तीसरी दुनिया को गरीब बना रही है। बच्चों, ये वैश्वीकरण चैप्टर आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।